नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 की गणित को पढ़ाने हेतु उपस्थित हूं। आज हम लोग बच्चों अपने किताब का पहला अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जो कि है वास्तविक संख्याएं। प्रारंभ करने से पूर्व हमको ये जानना जरूरी है कि इस परीक्षा में हमें इस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न मिलते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि इस अध्याय से हम 5 अंकों का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखेंगे। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, तो आज की इस क्लास में हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। उन बातों को अगर हम देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा, उसकी परिभाषा को हम सीखेंगे। परिमेय संख्या है। उसके पश्चात हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम दशमलव प्रसार देखेंगे और फिर उसके साथ ऊपर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे ये समझ में आ जाए कि हमने जो पढ़ा वो कैसा था। इसमें बच्चों आपने ये देखा होगा कि ये वाला टॉपिक और ये वाला विषय और इसके बारे में आप तक कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं। अब कक्षा 9 में जो भी बच्चों आपने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ पाएं और तब हम कक्षा 10 के विषयों को शुरू कर सकें। तो बच्चों हम इस तरह से अपनी आज की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या की परिभाषा जो है वो गणित में आपने देखा होगा कि आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं वो सभी संख्याएं हम वास्तविक कहते हैं। इसी के साथ कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि कुछ सरल रेखा एक होती है, जिसको आप ऐसे बनाते हैं और इस पर आप लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 1, इधर की तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इधर की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और इस संख्या रेखा पे हम सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जितनी भी संख्याएं इस संख्या रेखा पर अपने मान को हम निरूपित कर दें, वो सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्याएं जिनको सरल रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बच्चों हम इसको आगे अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये वास्तविक संख्याएं दो हिस्सों में बढ़ जाएंगी। एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या तक पहुंचने से पहले हमको यह देखना होगा कि परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि जब हम परिमेय जान लेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आते हैं परिमेय संख्या के ऊपर कि ये संख्या होती क्या है। बच्चों, परिमेय संख्या आपने हमेशा परिभाषा पढ़ी होगी कि वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाएं और जिसमें q 0 ना हो। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहां लिखा है p बटे q, जहां पर q शून्य के बराबर नहीं है और p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस को समझने के लिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? बच्चों आप एक चीज ध्यान रखें, सह अभाज्य से पहले हमको यह जानना है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। लेकिन सह अभाज्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ अलग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, अभाज्य संख्याएं मैं लिख दूं 2, 3, 5, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये स्वयं से कटती हैं या तो फिर एक से कटती हैं। लेकिन जब हम सह अभाज्य की बात करने लगेंगे तो उसमें हम जैसे लिख दें 4 और 9। अब ना तो 4 अभाज्य संख्या है और ना तो 9 अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और इसमें हम लोगों को एक तकलीफ ये होगी कि हम इसको कैसे कहें कि अभाज्य तो नहीं है, फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस 4 से ये 9 नहीं कटता है, इस 9 से ये 4 नहीं कटता है, दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। इसलिए यह संख्याएं कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। एक दूसरे के अनुक्रम में ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो वो संख्याएं जो इस रूप में लिखी जाएं, हम लोग हमेशा कोई भी संख्या लिखते हैं 3/4, 22/7, ऐसे संख्याएं जो हम लिखते हैं, इन सबको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें खास बात यह है, जैसे बच्चों मैं लिख दूं 8/12, तो 8/12 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। हम किसको परिमेय संख्या कहेंगे? इसको काटेंगे, ये 4 से कट जाएगा और हम इसको लिखेंगे 2/3। तो यह 2/3 इसकी परिमेय संख्या होगी, ना कि 8/12। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, किसी और से अब इसके बाद और सरलतम रूप में विभक्त नहीं होना चाहिए, और इसका यह हिस्सा कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। तब आपको यह संख्या क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या कही जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब हम अपने आगे की बात पढ़ते हैं। इसी को थोड़ा विस्तृत रूप से और हम जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय में आती हैं। उसके पश्चात अपरिमेय की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, तो बच्चों देखें आप यहां पर
ये आपकी परिभाषा वही है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या जो यहां हमने लिखी है बच्चों, ये परिमेय संख्या के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है प्राकृत संख्या। जब आपसे कभी बच्चों हम कहते हैं गिनती गिनिए, तो आप कभी भी गिनती जो है वो शून्य से नहीं शुरू करते हैं, हमेशा कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। तो गिनती जो शुरू होती है वो प्राकृत रूप से हमारे पास आई, तो इसलिए हम उसको प्राकृत संख्या कह रहे हैं। लेकिन जब 9 के आगे गए तो हमने कहा 10 कैसे लिखा जाएगा, तब एक शून्य की खोज की, आप जानते हैं आर्यभट्ट जी ने की है। तो उसके कारण क्या हुआ, संख्याएं पूर्ण कब हुई? प्राकृत तो थी, पूर्ण कब हुई? जब हमने उसको शून्य मिला दिया। जब ये शून्य इसके अंदर आया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अब कभी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 रुपया दे दीजिए और राम को 10 रुपया ले लीजिए। ऐसे दिन में 4 बार अगर आपको संख्या का काम ये करना पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान होंगे कि हम इसको लिखें कैसे। तो आप कह सकते हैं कि जितना पैसा मुझे मिला मैं उसको लिख दूं प्लस में, जैसे +10 मिला, फिर मुझे 20 रुपया मिला, मैंने लिखा 20 रुपया मिला। अब मैंने किसी को 5 रुपया दिया तो मैं लिख दूं 5 रुपया दिया। तो इसका मतलब ये चिन्ह जो हमारे पास आए हैं, ये चिन्ह क्या बता रहे हैं कि हमें इनकी आवश्यकता पड़ी अपने कार्य को सुगम करने के लिए। तो इन चिन्हों के साथ जब संख्याओं को हम लिखते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। अब बात आती है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा भिन्न। ये बच्चों जरूर ध्यान रखें, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न के बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे मैं आपको लिख दूं 3/5, तो ये भिन्न भी है। परिमेय तो है ही है, परिमेय के अंदर दिख रहा है आपको, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जितने भी भिन्न होते हैं वो परिमेय हैं, लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण, जैसे मैं इसके साथ एक माइनस का चिन्ह लगाऊं तो ये परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? भिन्न का मतलब आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो उसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी का हिस्सा, किसी चीज में से आप बांटेंगे। जैसे एक रोटी है, इसको 4 भाइयों में बांटनी है, तो मैंने कहा एक ए को ये दे दो, बी को ये वाला हिस्सा, सी को ये वाला और डी को ये वाला। तो कभी हिस्सा जो होगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों क्या होगा कि ये फ्रैक्शन भिन्न जो होंगे वो हमेशा धनात्मक होंगे। इससे क्या निकला कि जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं वो सब परिमेय हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो ये आवश्यक नहीं है। अब हम आते हैं अपने इसके बाद अगली चीज पर, दशमलव प्रसार। आप जितनी भी संख्याओं को कभी बच्चों लिखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो संख्याएं आप जो लिख रहे हैं वो या तो ऐसे लिखी होंगी 2 3 5 ऐसे लिख दी जाएंगी, या तो वो 3/7 8/5 ऐसे लिख दी जाएंगी, बटे में होंगी। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन कभी आपने यह भी देखा होगा कुछ संख्याएं दशमलव में लिखी होती हैं। तो ये दशमलव जो लिखा होता है ये कैसी संख्याएं हैं? अब इस दशमलव के बारे में हमको थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आप देखें यहां पर कि दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 तरह का होगा बच्चों। एक होगा शांत और एक होगा अशांत। मैं दोनों के उदाहरण आपको देता चलता हूं, देखिएगा। देखिए उदाहरण में आप देखें, जैसे मैंने लिखा 22/4। अब अगर आप 22/4 को भाग देंगे तो 22 को अपने तरीके से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार गया, 20 आया, आपने 2 लगाया। अब इसके आगे भाग नहीं दे पा रहे हैं, आपने दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया, अब ये 5 बार फिर चला गया और अंत में आपको कितना मिल रहा है? 0। यहां आपको शेषफल कितना मिला? 0। अर्थात वो सभी संख्याएं जिसमें शेषफल 0 हो जाता है वो कैसी संख्याएं होंगी? वो कैसे दशमलव होंगे? शांत। मतलब कहीं ना कहीं हमें जाकर अंत में 0 प्राप्त होता है। इसके पश्चात दूसरा तरीका क्या है? जैसे मैं आपको लिख के दूं 10/3। अब आप 10 को अगर 3 से भाग देंगे बच्चों, देखिएगा तो 3 बार जाएगा, 1 मिला। अब तो ये भाग नहीं होगा, अब आप दशमलव लगाएंगे, एक 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, इसको 9 कर लें, यहां आपको 1 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, ये कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3.33333, ये ऐसे ही चलता जाएगा। और इसको आपने सीखा था पिछले वर्ष कि हम लोग इसको जितना हिस्सा कभी भी पुनरावृत्ति हो रही हो उतने के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब जितने हिस्से पर, जितने अंकों पर यह बार दिखाई पड़ेगा उतने अंक लगातार रिपीट होंगे, और जो रिपीट होने की बात आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती।
अर्थात वो दशमलव जो कभी खत्म ना हो, जो अंत ना हो, वो अशांत या अनावसानी कहे जाएंगे। और उसमें अगर एक चीज लगातार बदलती रहेगी, एक ही चीज लगातार आती रहेगी, तो वो आवर्ती हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो, उदाहरण फिर से मैं देता हूं, जैसे 3.3101003503 और ये ऐसे ही चल रहा है, कभी अंत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति, एक पैटर्न नहीं बदल रहा, लगातार एक पैटर्न का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम लोग बच्चों कहते हैं अनावर्ती। अशांत तो हैं, उस अशांत का ये कौन सा हिस्सा है? अनावर्ती है। और यही अनावर्ती वाला एक जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जिसको कि हमने यहां बताया अपरिमेय। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं बच्चों की जो संख्याएं परिमेय हैं, जो संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय केवल कौन सी संख्याएं होंगी? जो अशांत अनावर्त दशमलव के रूप में लिखी जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों मैं इसमें कुछ उदाहरण आपके साथ और रखूंगा, देखिएगा। इन बिंदुओं को हम उदाहरण के साथ समझते चलेंगे कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। अब हम इसको कैसे समझेंगे? अब आप देखिए, हम कक्षा 10 में आ गए हैं, अपने 9 की चीजों का रिवीजन हो चुका है। मैं इसकी बात को यहां समझाने से पहले आपको उदाहरण देता चलूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि लिखी हुई बात उतनी समझ में नहीं आती है जितनी हम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे लिख के दिया 10/25। अब आप कहेंगे 101 कर देते हैं बच्चों, चलिए 101/25, 101/25। अब बच्चों देखिएगा, इस 101/25 में आप अगर बात करेंगे तो हमको करना कुछ नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या, सबसे पहले तो परिमेय होनी है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये शांत है या नहीं, हम इसको पता करेंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो समझें। हमें इसके हर को, जो इसका हर दिया है, इसके गुणनखंड करने हैं। आप गुणनखंड करेंगे तो 25 को किससे भाग देंगे? 5 से, एक 5 आएगा। फिर इस 5 को आप भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये खत्म, ये 1 आएगा, सॉरी। इसका मतलब कि हम 25 के अगर टुकड़े कर रहे हैं तो एक 5 से हमने भाग दिया, फिर 5 आया, इस 5 से भाग दिया, इस 5 से भाग दिया, 1 आया। तो हमारे पास यहां एक 5 है, यहां एक 5 है। आप कह सकते हैं कि ये जो 25 था, इसको हम लोग 5 की घात में 2 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, जिस भी संख्या के हर में लिखी गई संख्या, किसी भी संख्या के हर में लिखी गई संख्या में यदि केवल 5 आता है या 2 आता है, देखिए यहां मैंने लिखा है 2 आता है या 5 आता है। जैसे एक और उदाहरण दूं मैं आपको, 101/20 कर देता हूं बच्चों। अब इस 20 के जब आप गुणनखंड करोगे तो ये क्या आएगा? 2 × 2 × 5। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 2 आया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 1। तो ये क्या बन रहा है? ये आपका क्या बन रहा है बच्चों? ये बन गया कि केवल हर में हमारे पास क्या मिला, इसको हम क्या लिख रहे हैं? 2 की घात में और 5 की घात में इसको हम लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये संख्या क्या होगी? हमने क्या बताया कि अगर ऐसा है तो उसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और इसका विलोम भी सही है। विलोम भी सही होने का मतलब यदि किसी संख्या के हर में ऐसा लिखेंगे तो शांत है, और शांत है तो ऐसा हो सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ में होंगी ये बातें। और तीसरी इसकी सबसे खास बात, पहले में भी यही देखिए, आपको यहां मैंने लिखा व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं और q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, मतलब हर का, तो जहां पे कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक ऐसी परिमेय संख्या है। और दूसरे पंक्ति में हम क्या कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, देखिए, और इस रूप में है, इसका हर इस रूप में हम q को लिख रहे हैं। अगर हर को लिख सकते हैं तो प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का केस होगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती हो ही नहीं सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? परिमेय की कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इस बात को और अच्छा करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न,
पहला प्रश्न जैसे आपके सामने यहां लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अब आप भाग देने बैठेंगे तो आप कहां तक बताएंगे बच्चों? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। अब ये संख्या परिमेय हैं, अगर ये परिमेय हैं तो आपको इसको केवल इतना ही बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तरीका फिर से रिपीट करूंगा कि हम लोगों को केवल हर के ऊपर ध्यान देना है। हर पर जब हम ध्यान देंगे तो उसको हमें क्या करना होगा? उसके गुणनखंड करने होंगे। देखिएगा कि 3125 पहला भाग हम कर रहे हैं। पहले भाग का हल देखिए, 3125। अब इसको हमने 5 से भाग दिया बच्चों, क्या आया? 6। बचेगा कितना? 1 और 2 दो बार जाएगा, और फिर 25 तो 5 बार, फिर 5 से आप भाग देंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 125। फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। और फिर आप 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब कि 3125 को हम लोग 1 2 3 4 5 बार आया 5, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब आप इसमें कहेंगे सर 2 तो आया नहीं। कोई बात नहीं, हम किसी संख्या की घात में अगर बच्चों 0 लिख दें तो वो 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, क्या 2 और 5 के अलावा इसमें कोई और संख्या आई है? नहीं आ रही है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम इसके हर को किस रूप में विभक्त कर पाए? 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख दिया। और जब इस रूप में लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना इसके आगे अपने हल को बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है, बराबर 5 की घात 5 मतलब 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5 शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव होगा बच्चों? शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, एक और उदाहरण हम देखेंगे, आपको बिल्कुल इसमें सब कुछ समझ में आएगा। एक एक उदाहरण और हम लेते हैं। देखिए, अब इसका हम दूसरा भाग करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, 17/8। जब 17/8 पे बच्चों आप आएंगे तो आप देखेंगे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इस संख्या से जो अंश में लिखा है इससे हमें कोई काम नहीं करना। हमें जो भी करना है वो सिर्फ इससे करना है बच्चों। 8 के गुणनखंड करिए, 8 के गुणनखंड, और कोशिश हमेशा आप ये करें कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8 बराबर 2 की घात 3, और 5 और या 7 या 8 कोई और संख्या तो है नहीं, तो हम इसके आगे 5 की घात 0 तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि हमने क्या किया कि 8 को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। अतः 17/8 कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, शांत दशमलव। इसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 64/455। इसकी बात करेंगे। देखिए पार्ट 3। देखिए बच्चों, हम कुछ जितने भी पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा जो पार्ट होंगे उन पार्ट्स को आप अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि ये समझ में आए कि आप खुद भी करके देखें, और जो मैंने हल किए हैं उन प्रश्नों को भी जरूर हल करिए, ताकि आप अपने आप को और मजबूत कर पाएं। जितना आप इसे मजबूत करेंगे उतना आगे की पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 64/455। अब इसमें हमें क्या करना है? 455 के गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले किससे देख रहे हैं? हम आसानी से देख रहे हैं कि ये 5 से जा रहा है, 5 से हमने भाग कर दिया, कितना आया? 9 1। अब ये 5 से नहीं जा सकता है, 2 3 से भी नहीं जा रहा है, हम इसको 7 से कर दें तो ये 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप देखिए इसमें 5 तो आया,
हम 2 आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 5 की घात 1 है, 2 की घात 0 है, लेकिन इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, ये संख्या भी तो आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 455 है, ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब क्या होगा? तो यहां एक चीज कंफर्म हो गई कि ये कैसा दशमलव होगा? अशांत होगा। और बच्चों बटे में अगर लिखा हुआ है ये संख्या p बटे q के रूप में है, किस रूप में है? p बटे q। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय तो हम बोल ही रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं में अशांत का कौन सा हिस्सा होता है? कौन सा हिस्सा होता है बच्चों बताएं? आवर्ती होता है। आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होंगे ये। मतलब अगर आप इसको भाग देकर देखेंगे तो ये भाग आपका चलता चला जाएगा, ये भाग आपका चलता चला जाएगा और आप इसे अशांत आवर्ती दशमलव में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे 3 भाग तो ये आए। एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए। इसका हम लोग कौन सा भाग ले लें? चौथा भाग लेते हैं। चौथा कितना है? 77 अपॉन 210। बहुत आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, केवल 210, इस 210 के गुणनखंड करने हैं। आप आसानी से देख सकते हैं, 2 से कटेगा 105। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 से बच्चों कैसे पता लगता है? आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर इस अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप इसे 3 से विभाजित कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 7 आ जाएगा, और 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। मतलब इसमें 2 भी आया, 5 भी आया, लेकिन उसके साथ ये 3 और ये 7 अतिरिक्त आ गए हैं, तो ये इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? अतः 210 को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस रूप में नहीं लिख सकते हैं का मतलब यह हुआ कि केवल यही संख्याएं रहें, अन्य संख्याएं ना। गुणे में तो हैं ये, लेकिन उसके साथ अन्य संख्याएं ना रहें, ये कहने का मतलब है। तो फिर से क्या हो जाएगा कि 77 अपॉन 210, 210 कैसा दशमलव होगा? कैसा हो जाएगा? अशांत होगा। शांत नहीं है, अशांत होगा, और परिमेय है, इसलिए कैसा होगा? आवर्ती दशमलव होगा। शांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसके बचे हुए जो भाग हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर करें अभ्यास के रूप में, ताकि आप इसको और अच्छा कर सकें। जो प्रश्न मैंने यहां हल किए हैं उनको भी हल करिए। और अब हम इसके बाद एक और तरह की चीज देखते हैं, अपरिमेय संख्याओं की बात जो आ रही है, अब उस पर भी हम बात करेंगे। ये भी संख्या देखिएगा आप बच्चों। निम्न वास्तविक संख्याओं में ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या परिमेय है अथवा कौन सी अपरिमेय है। केवल आपको परिमेय और अपरिमेय में लिखना है। तो बच्चों यहां आपको मैं बता दूं, बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप यहां जितने भी भाग देख रहे हैं, इन सब भागों में सबसे पहले तो आप देखिए सभी में दशमलव प्रसार लिखा हुआ है। जब भी दशमलव रूप में लिखा होगा तो आपको केवल 2 बातें देखनी है। क्या क्या देखनी है? कि यह दशमलव शांत है, जैसा मैंने बताया था, या अशांत है। पहले तो यह देखेंगे। अगर यह शांत होगा तो ये क्या लिख दोगे? परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में आपको मैं बता दूं, इसको हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। ये शब्दावलियां अंग्रेजी में भी ध्यान रखें, रैशनल नंबर। और अपरिमेय को हम लोग क्या कहेंगे? इररैशनल नंबर। क्या कहते हैं? इररैशनल नंबर। तो अगर यह हुआ तो शांत, मतलब
परिमेय संख्या। अशांत में फिर हमको दो हिस्सों को देखना है। क्या देखना है कि आवर्ती का हिस्सा है या अनावर्ती का हिस्सा है। अब यहां बच्चों आप देख चीजें ध्यान रखें कि आवर्ती और अनावर्ती ये कैसे पहचानना है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इस भाग को आप ध्यान दें और इस भाग को ध्यान दें। कौन कौन से मैं दो भागों की बात कर रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए हम किन दो भागों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस वाले भाग की और इस वाले भाग की बात कर रहा हूं। कौन कौन से भाग हुए ये, पहला और पांचवा। इन दोनों भागों को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी इसके आगे डैश 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 नहीं लगा है। जब डैश 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 ऐसे नहीं लगा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये भाग देते देते कहीं ना कहीं आखिरी में जाके शेषफल कितना हो गया, शून्य। इसमें भी आगे कुछ नहीं है तो ये कैसा हो गया, शून्य। इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी हो गई, शांत दशमलव है। सबसे पहले हम लिखेंगे शांत और इसके आगे भी हम क्या लिख देंगे, शांत। अब देखिए कैसे पहचानना कितना आसान है। इसके बाद अगले वाले में देखिए ये डॉट डॉट डॉट, सब में डॉट 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 लगा है, तो एक बात पक्का हो गई कि ये भी अशांत है, ये भी अशांत है और यह भी अशांत है। अब इस अशांत के साथ बच्चों हमको जो देखना है वो क्या देखना है कि अब ये कैसा है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा इस वाले में। सबसे पहले मैं यहां चलूं, आसान सा उदाहरण में पहले भी दे चुका हूं। 3 3 3 3 3, इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखें, बार लगा दें। कहने का मतलब एक ही संख्या लगातार पुनरावृत्ति होती चल रही है, होती चल रही है, होती चल रही है, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। तो ये अशांत के साथ क्या है, साथ में और क्या है, ये आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। इस वाले को देखिएगा बच्चों, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर रिपीट 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसको अगर हम अलग से लिखें तो 24.1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर बार लगा। यही चीज लगातार 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 चलती रहेगी। तो ये वाला भी कैसा होगा दशमलव बच्चों, ये वाला भी अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती हो गया। लेकिन इसमें आप देखने में एक झटके में तो ये लगता है आपको, एक जैसे जल्दी से देखा तो ये लगेगा कि हाँ इसमें रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन नहीं है बच्चों। देखिए 1 2 उसके बाद 1 0, फिर 1 2 के बाद 2 0, फिर 1 2 के बाद 3 0। मतलब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, एक तरीके से संख्या नहीं बढ़ रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो संख्याएं आपकी शांत हैं वो कैसी होंगी, देखिए परिमेय। ये कैसी हो गई, परिमेय। तो ये वाली भी क्या हो गई, परिमेय। कितना आसान है देखिए। अब अशांत में जहां जहां आवर्ती होगा वो क्या हो जाएंगी, परिमेय। तो ये दोनों परिमेय हो गई, ये भी परिमेय हो गई। बच कौन गया बच्चों, बच गया हमारे पास अशांत अनावर्ती। और ये कैसी संख्या होगी, ये होगी अपरिमेय। ठीक है बच्चों, अशांत अनावर्ती को हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोग आज जो हमारा टॉपिक था उसको हम पूर्ण कर पाए कि हमने ये सीखा कि संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे। P/Q के रूप में है तो भिन्न है या भिन्न नहीं है, दशमलव है तो दशमलव किस प्रकार का है, इसको हमने सीखा। उसके ऊपर हमने कुछ प्रश्न भी किए। नमस्कार, मैं पवन कुमार तिवारी एक बार पुनः आपके समक्ष कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के भाग 2 के साथ आपके समक्ष आ रहा हूं। बच्चों, पिछले भाग में हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, जैसे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं के साथ हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, उनके दशमलव प्रसार के बारे में बात की थी। फिर हमने उसमें यह सीखा था कि शांत दशमलव कौन से होते हैं, अशांत दशमलव कौन से होते हैं, और अशांत आवर्ती और अनावर्ती के संबंध में चर्चा करने के पश्चात हमने कुछ प्रश्नों को हल करके अपने अभ्यास को पूर्ण किया था। आज बच्चों हम उसी से
आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे और अगली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज इस चैप्टर के उठाने जा रहे हैं। वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके संबंध में आज बच्चों हमको चर्चा करनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के संबंध में। उसके बाद बच्चों दूसरा हमको देखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कलन विधि। एल्गोरिथम बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने का एक चरणबद्ध तरीका होता है, जो हम प्लानिंग के तहत अपना काम करते हैं, उसको हम एक कलन विधि कहते हैं। इस चरणबद्ध तरीके को किए गए कार्य को एल्गोरिथम इंग्लिश में कहते हैं। और बच्चों इसके बाद हमें एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सीखनी है और उसके साथ सीखने के पश्चात हम अभाज्य गुणनखंडों को निकालने का कार्य करेंगे और उनके सहयोग से मसपा और लसपा को भी निकालना सीखेंगे। बच्चों मसपा और लसपा निकालने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम भी होती है, तो हमें दो विभिन्न तरीकों को सीखना है आज इस भाग में, जिसमें हम संख्याओं के मसपा और लसपा निकालने का कार्य करेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इससे हम मसपा निकालेंगे, लेकिन यहां से जो इस प्रमेय से है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय के माध्यम से हम मसपा और लसपा दोनों को ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस कथन का प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। इस प्रमेयिका में यूक्लिड ने क्या बताया था बच्चों कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं और उन दोनों के लिए ऐसी दो संख्याएं हमें q और r मिलेंगी, अद्वितीय होंगी। अद्वितीय का मतलब बच्चों यहां पर ये ध्यान रखें आप कि किसी भी दी हुई दो संख्याओं के लिए ये q और r अद्वितीय होते हैं। मतलब दी हुई दो संख्याओं के लिए, किसी भी दी हुई दो संख्याओं के लिए q और r कभी भी दो नहीं हो सकते हैं, वो हर दो की दी हुई संख्याओं के लिए अलग अलग होंगे। मैं इसको उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यदि मैं एक संख्या a को मान लेते हैं मैंने 24 ले लिया और एक दूसरी संख्या b को मैंने 18 ले लिया, ठीक है बच्चों। अगर इन दो संख्याओं को लिया जाए तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बच्चों ये संख्या यहां b क्या है, छोटा है a से, b a से छोटा है। अब अगर हम b से a को भाग देंगे तो बच्चों देखिए यहां जो q और r के बारे में बताया गया, q भागफल है और r शेषफल है। तो देखिए मैं भाग देता हूं 18 से इस 24 को जब भाग दिया जाएगा तो आप कितनी बार बच्चों इसको लेके जा सकते हैं, कितनी बार ये भाग होगा बच्चों, ये भाग होगा एक बार और आपके पास शेष बचेगा 6। अब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाजक। जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य, और जितना हमारे पास आखिरी में बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल, और जितनी बार ये भाग गया होता है उतनी को हम कहते हैं भागफल। तो इस भागफल को हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे कोशेंट कहा जाता है। शेषफल को हम R से डिनोट कर देते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। और अब आप देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24 बराबर 18 गुणे 1 प्लस 6, 18 गुणे 1 प्लस 6। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि यदि अब यहां पर 24 और 18 के लिए जो हमने ये तरीके से लिखा आपको दिख रहा है 24 बराबर 18 गुणे 1 प्लस 6, ये इसका अद्वितीय निरूपण है। इसके लिए कोई दूसरा निरूपण नहीं होगा इन दी हुई दो संख्याओं 24 और 18 के लिए। इसी प्रकार अन्य संख्याओं के लिए भी इसके निरूपण अद्वितीय होते हैं। अब इसका प्रयोग हम बच्चों आगे कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। बच्चों यहां पर हमको अब एल्गोरिथम सीखनी है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। इस विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों हमें सारे चरण दिए हुए हैं और ये किस लिए है कि ये इसी प्रमेयिका पर जो अभी हमने पढ़ी है उसी पर आधारित है, और इस विधि का प्रयोग करके हम दिए हुए दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए ये विधि बताई गई है। इस विधि में बच्चों सबसे पहले हम दो उदाहरण लेंगे। उदाहरण के तौर पे हम दो संख्याएं लेते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम दो संख्याएं लेंगे बच्चों।
एक संख्या हम आपको समझाने के लिए c बराबर, जैसा कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों यथा c और d, जहां c d से बड़ा है, का महत्तम समावर्त निम्नांकित चरणों के अनुसरण द्वारा निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम दो संख्या c, दो धनात्मक पूर्णांक c और d ले लेते हैं। उदाहरण देखिए, अभी जैसे हमने पिछला उदाहरण लिया था, हम वही ले लेते हैं। c को 24 और d को 18 ले लिया जाए बच्चों। c को 24 और d को 18 ले लें और हमसे कहा जाए कि इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए अब आप देखेंगे कि c d से बड़ा है। ठीक है बच्चों, c d से बड़ा है। तो सबसे पहली बात यही लिखी गई है कि कौन बड़ा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस d से इसको भाग देंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 1 प्लस 6। अब आप देखें, c की जगह 24 है, d की जगह 18 है, q की जगह पर हमारा भागफल 1 है और शेष कितना आया था, 6 आया था। अब अगले चरण में कहा गया कि यदि r बराबर 0 हो, लेकिन यहां तो r का मान कितना है, 6 आया था। यही तो है r का मान बच्चों, तो r का मान 6 आया है। तो अभी ये वाली चरण हमारी नहीं आएगी, इसके आगे वाला हिस्सा लेंगे। यदि r 0 नहीं है तो अब क्या कहा गया, d और r कोल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। मतलब अब जहां 24 था वहां 18 आ जाएगा, और जहां पर 18 था वहां 6 आ जाएगा। जितना शेष बचा उससे हम जो पहले भाजक था उसको अब भाग देंगे। अब देखते हैं 18 को जब हम 6 से भाग देंगे बच्चों तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और हमारा शेषफल कितना होगा, 0 होगा। अब हमारी ये वाली दशा, ये वाली स्थिति हमारे सामने आती है कि r बराबर 0, अर्थात शेषफल 0 है। तो पूर्णांक c और d का महत्तम समावर्त कौन होगा? इस समय पर, इस स्थिति में जो भी संख्या d की जगह लिखी होगी वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। और d की जगह बच्चों इस समय क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है। तो 6 हमारा HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा। और अगर अभी भी इस स्थिति में भी हमें 0 नहीं मिलता तो वही हमने अंतिम चरण में लिखा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। और जिस स्थिति में हमें शेषफल 0 मिलता है उस स्थिति में मिला हुआ भाजक ही हमारा HCF हो जाता है। ठीक है बच्चों, हमने इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी आपके समक्ष रखते हैं। आइए बच्चों देखिए, हमारे सामने प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों एक जैसे हमारे पास पहला भाग इसका लिखा हुआ है, हमारे पास संख्या है 135 और 225। सबसे पहले बच्चों देखिए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो 225 बड़ा है 135 से। अब आप क्या करेंगे, इस 225 को 135 से भाग देंगे। बच्चों 135 को अगर हम 2 बार गुणा करें 2 से तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 270। इसलिए हमें कितनी बार ले जाना होगा, एक बार, क्योंकि ये संख्या मात्र 225 है। अब आप बच्चों यहां देखें कि 135 जब हम ले जाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना होगा। बच्चों ये काम आप रफ में कर लें, आपको आसानी रहेगी। देखिए हम जब इसे घटाएंगे तो यहां 0 मिलेगा और यहां 12 होगा और 3 जाएगा तो 90 मिलेगा, अर्थात हमारा शेषफल 90 है। और इस स्थिति में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। हमने क्या बताया था कि जब शेषफल 0 ना हो उस दशा में d की जगह पर जो संख्या होगी वो c की जगह पहुंच जाएगी और जो शेषफल है हम उससे भाग देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये पुनः एक बार जाएगा और अब शेषफल कितना होगा। तो बच्चों अब हमारे पास 135 है, उसमें से हमें 90 घटाना है, तो हम घटाएंगे तो हमारे पास 45 आएगा बच्चों। अब हमारे पास जो संख्या है वो 45 है। अभी भी हमें r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अभी हमें इस चरण को पुनः एक बार दोहराना होगा। और अब हमारी संख्या यहां 90 हो जाएगी और भाग देने वाली संख्या 45 होगी। और अब आप देख रहे हैं कि 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, अर्थात पूरी तरह विभाजित हुआ और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा बच्चों। इसलिए अब हमें r का मान 0 प्राप्त।
और इस स्थिति में जो भी संख्या हमारी भाजक की जगह है वो क्या हो जाएगी, HCF। अर्थात इस प्रश्न का HCF कितना निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा 45। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम इसका एक प्रश्न और करके देखते हैं, ताकि आप इस बात को और अच्छे तरीके से समझ सकें कि हमें इस प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करना है। अब बच्चों हम इसका दूसरा भाग ले लेते हैं। हमारे पास संख्या है 196 और दूसरी संख्या है 28220। बच्चों देख रहे हैं आप यहां पर कि 28220 196 से बहुत बड़ी है, तो आप अगर 28220 को भाग देंगे 196 से, तो क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए आप इसको भाग अलग से करके देख सकते हैं कि 196 से अगर हम 38220 को भाग दें तो कितनी बार जाएगा। तो हमने एक बार किया, 196 आ जाएगा, यहां बच्चों 6 आएगा, यहां 8 आएगा और यहां 1 आएगा। इसके बाद ये 9 बार जाएगा बच्चों, तो और हमारा ऊपर से 2 आ जाएगा, 4 हमारा कितना आया, 9 6 जा 54, 54 हुआ, तो हमारा हासिल आपको मिलता है 5, कैरी है 5। तो 81 और 5 86 हो जाएंगे यहां पर, और उसके बाद 8 यहां आएगा और 9 और 8 जुड़ेंगे तो 17 हो जाएगा बच्चों। कितना हुआ, 12 में से 4 गया, 8 आ जाएगा, 15 होगा, यहां 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके पीछे कुछ नहीं, अंत में हमारा शेष 0 बचा और ये 5 बार चला जाएगा और 980 हो जाएगा और अंत में शेषफल 0। अर्थात इसको अगर हम 195 बार ये पूर्ण विभाजित हो जाता है और शेषफल पहली ही दशा में हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो इस समय डी के स्थान पर कौन सी संख्या है, 196, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो HCF हमारा 196 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। देखिए बच्चों, यहां पे कहा जा रहा है कि 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। 32 लोगों की एक आर्मी बैंड आगे चल रही है, उसके पीछे 616 लोगों को अगर हम चलाने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब आपने परेड देखी होगी, उस परेड में एक के पीछे एक चलते हैं और सामने से देखने पर वो एक ही नजर आएंगे, सब लोग पीछे के नजर नहीं आते हैं। इस तरह का तालमेल रखते हुए चलते हैं हमारे आर्मी के जवान। तो उसी तरह से इस प्रश्न में पूछा गया कि हम कितने के समूहों में उनको स्तंभ बनाएं। आप देखते हैं कि परेड जब होती है तो 3-3 की एक टोली चलती है, एक स्तंभ यहां होगा, फिर एक बीच में, एक किनारे होता है। इसी प्रकार हमको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आखिर वो स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो बच्चों यहां कुछ नहीं करना है, आपको केवल 616 और 32 का क्या निकालना है, महत्तम समाप्त वर्त निकालना है। महत्तम समाप्त वर्तक निकालना है। 616 और 32 का महत्तम समाप्त वर्तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 616 को 32 से आप भाग देकर देख लीजिए। तो बच्चों ये एक बार जाएगा, यहां आएगा 9 और यहां 5 बचेगा और उसमें से ये 2 आ जाएगा और फिर ये 6 आ जाएगा। अब बच्चों कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा बच्चों, आप इसको 8 बार ले जाके देख लीजिए। एक बार तो गया था, 8 बार और देख लीजिए, हो सकता है कि ये 8 बार चला जाए। तो 8 दूनी 16, एक बार आया, और 24 और 1 25। क्या हम इसको और ज्यादा बार ले जा सकते हैं, और ज्यादा बार ले जा सकते हैं, देख लीजिए। तो ये एक बार और जाएगा, अर्थात इसको हम लोग चेंज कर लें तो हमारी संख्या हो गई थी 616 बराबर 32 गुणे कितनी बार जा रहा था बच्चों, अभी आपने बताया था, देखिए 32 से पुनः मैं कर दे रहा हूं 32, और अब इसे 9 बार ले जाइए, 18 का 8, 1 27 और 1 28, और आपके पास कितना बचेगा बच्चों, यहां पर 8 बचेगा। इसका मतलब 19 बार जाएगा और शेष होगा 8। अब हम 32 को 8 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार, और शेषफल कितना होगा, 0। यहां शेषफल 0 नहीं था, यहां शेषफल 0 हो गया, अर्थात HCF कितना निकलेगा, HCF बच्चों निकलेगा 8। इसका मतलब जो आपसे पूछा गया था अधिकतम इस संख्या कितनी होगी स्तंभों की जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो वो संख्या निकलेगी 8। 8 के स्तंभ हमको रखने होंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये चर्चा थी हमारी थोड़ी सी यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका पर। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। यह प्रमेय बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान सी है। यह कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में हम तो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। मतलब यदि जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास संख्या 20 है तो 20 के गुणनखंड निकालने हैं बच्चों, और 20 के गुणनखंड कैसे आप निकालते हैं? इस 20 को आप किससे भाग देंगे? 2 से भाग दीजिए, तो आपको कितना बचेगा बच्चों? यहां शेष मिलेगा 10। अब इसके बाद हम 10 को हम फिर देखेंगे, ये 2 से भाग हो सकता है, तो कितना बचेगा बच्चों? 5। अब हम 5 को भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1। हम तब तक कर रहे हैं जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात इसके जो गुणनखंड निकले बच्चों वो क्या निकले? 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप 2 को भी और 5 को बता सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात कि हमने 20 को इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। और इसको हम लोग जो इसमें लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5, यदि इसके क्रम को हम बदल दें, हम लिख दें 2 गुणे 5 गुणे 2, तो भी इसका मतलब अर्थ समान रहता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात 20 के अभाज्य संख्याओं के पद में अगर गुणनखंड निकालेंगे तो वो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। उसके 2, 2 और 5 के आने का क्रम हम चाहें कुछ भी रखें, लेकिन वो अद्वितीय है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कोई और संख्या इसमें नहीं आ सकती है अभाज्य गुणनखंडों के। अब आप इन 2 और 5 को मिला के 10 कर देंगे तो वो अभाज्य नहीं होगी बच्चों, इसको आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब बच्चों इसी की मदद से हमको संख्याओं के HCF और LCM, मसप और लसप निकालने हैं। तो पहले हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड और निकालने के, उसके पश्चात हम मसप और लसप को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास पहला प्रश्न जैसे लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसमें जैसे हमारे पास बहुत आसान सा प्रश्न है, 3825 हम एक भाग ले लेते हैं। इस 3825 के अगर बच्चों हमको गुणनखंड करने हैं तो आप क्या करेंगे? 3825 आपके पास लिखा है, आप सीधे बता सकते हैं कि यह संख्या किससे कट रही है? 5 से। तो जब 5 से आप भाग देंगे तो यह 7 आएगा। फिर आपके पास 3 बचेगा, 35 हुआ ना, और 3 बचा और 2 तो 6 बार जाएगा। अब आपके पास 2 बचेगा, अब ये 5 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आप कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित हुआ, फिर 5 से विभाजित होगा, 1 आएगा, 1 आएगा, यहां 2 बचेगा और यहां पे आपके पास 6 है, 2 और 6 तो 5 बार जाएगा, और इसके बाद 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि यह संख्या किससे कटी विभाजित होगी। तो बच्चों देखिए, ये पहले हमने 5 समझ लिया था, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो ये हम इसको 3 से विभाजित करके देख लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यह क्रम अद्वितीय है। आपके जो संख्या आपके पास पहले आती है दिमाग में, उससे आप विभाजन प्रारंभ करें, और जब छोटा होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। पुनः इसको 3 से ले जाइए, 17 आ जाएगा। और बच्चों 17 अब विभाजित नहीं होगा, यह पुनः एक अभाज्य संख्या है। अर्थात 3825 के जो हमने गुणनखंड निकाले वो हमने क्या निकाले? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं बच्चों। इसी प्रकार अगर हम अन्य संख्याओं के भी गुणनखंड निकालेंगे तो हम सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा संख्याएं आपको दी जाएं और उन संख्याओं के हमको ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने को कहा जाए, तो उन अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के पश्चात उनकी सहायता से हम उसके मसप और लसप को ज्ञात कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से पुनः समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बच्चों, जैसे यहां पर हम प्रश्न 2 देखेंगे, 12, 15 और 21। हमारे पास 3 संख्याएं हैं बच्चों। हम तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले 12 को, ये छोटी संख्या है, हम आसानी से लिख सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7। बच्चों मसप अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? मसप को ज्ञात करने के लिए हमें इनमें उभयनिष्ठ संख्या को देखना होगा। उभयनिष्ठ संख्या क्या है बच्चों? 3, 3 और इसमें भी 3। तो अगर ये 3 एक से ज्यादा बार आता तो हम सब में उसकी सबसे छोटी घात को देखते।
अगर ये 3 एक से सभी संख्याओं में एक से ज्यादा बार, यहां पर तीनों में एक एक बार आया है, यही इसकी सबसे छोटी घात है। यदि किसी संख्या में ये 3 बार आया होता तो भी हम इसकी सबसे छोटी घात मासा प ज्ञात करने के लिए देखते। तो यहां पर इसका जो मासा प होगा बच्चों, वो आसानी से आपका क्या हो जाएगा 3। और लसा प ज्ञात करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, उसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात है, उभयनिष्ठ संख्याओं की सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो उभयनिष्ठ तो 3 है, उसकी सबसे बड़ी घात भी यहां पर 1 ही है, और शेष बची हुई संख्याओं का भी हम गुणनफल करते चले जाएंगे। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो हम 2 को 2 बार ले लेंगे, और फिर एक 5 है और एक 7 है, इनको गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा कि हमारे अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि हमारे पास 2 संख्याएं केवल हों तो उसमें एक प्रश्न आप यह ध्यान रखिएगा, एक सूत्र होता है कि यदि हमारे पास एक संख्या a है और एक संख्या b है तो दोनों का गुणनफल उन संख्याओं के मासाप और लसाप के गुणनफल के बराबर होते हैं। यह ध्यान रखें बच्चों, और इसी को हमें प्रश्न 3 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए। तो हम इसकी जांच बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके पहले भाग में बच्चों आप देखें, एक संख्या दी है 26, एक संख्या दी है 91। हम 26 के अगर गुणनखंड करेंगे बच्चों तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं ये 2 से भाग होगा तो हमारे पास 13 बचेगा, और 13 को हम फिर 13 से ही भाग देंगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार बच्चों हम 91 को अगर हम भाग दें 7 से तो हमें कितना बचेगा 13, और फिर 13 को हम भाग देंगे 13 से ही तो हमारे पास बचेगा 1। अर्थात अब हम देखें तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 गुणे 13। तो यहां से आपने अभी जैसे सीखा एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी घात की बात हमने की उभयनिष्ठ संख्या के, तो वो 13 है, और एलसीएम के लिए हमें बड़ी घात को लेना होगा तो हमारी कुल क्या हो जाएंगी, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है बच्चों, अब आप इसको ऐसे समझें कि मैं यहां पर लिखूं एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब अगर मैं ये काम करूं तो इसका मतलब हुआ एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 2 गुणे 7 गुणे 13। देखिए बच्चों, अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं, गुणा में सबको एक साथ तो नहीं करेंगे, हम 2 को करेंगे, तो हम पहले इन 2 को कर लें, हमारा काम आसान होगा। ये कितना बन गया बच्चों 26, और ये कितना बन गया बच्चों 91। और आप देखिए आपको यही 2 संख्याएं दी हैं, अगर मैं इसको 26 को a मान लूं और 91 को b मान लूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, a गुणे b हो जाएगी। और देखिए इसी की जांच हमको यहां करने के लिए कहा गया था। ठीक है बच्चों, तो हमने इस विषय में चर्चा की आपके साथ कि ये संख्याओं का हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के पश्चात हम उसके सहायता से किस प्रकार उसके मासाप और लसाप को ज्ञात करेंगे, और उसके पश्चात हमने एक सूत्र भी सीखा कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हमने जांच करके भी देखा अपने प्रश्नों में। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज अपनी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के साथ प्रमेयिका को सीखा, अभाज्य आधारभूत प्रमेय सीखी हमने गुणनखंड की, और इनके ऊपर प्रश्न किए। बच्चों अगली कक्षा में जब हम आपसे पुनः मिलेंगे, तो अगली कक्षा में जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो इसी से संबंधित हम कुछ और मुश्किल प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे, जो कि इसी से संबंधित बच्चों वो प्रश्न जो होंगे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि यदि हम किसी संख्या को एक संख्या से भाग दें और उसके बाद हम उसको ये बताएं कि वो संख्या विषम है या सम है, दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार उसमें बचने वाला शेषफल क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग जब चर्चा करेंगे तो वो प्रश्न बच्चों हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उस प्रश्न के माध्यम से हम उसको कैसे करेंगे ये देखने की बात होगी। तो उसको और अच्छा करने के लिए मैं ये चाहूंगा अगली कक्षा में हम उस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक चर्चा और हम अगले कक्षा में तो भाग में जरूर करेंगे, जिसमें अपरिमेय संख्याओं के संबंध में हमें सिद्ध करने को प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए √2 √3 ये एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हम इसको विरोधाभास विधि का प्रयोग करके करेंगे, लेकिन ये हम अगले भाग में करेंगे। तब तक एक बार हम पुनः आपको आज की क्लास में हुए चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, और एक एक जो भी जल्दी से एक एक उदाहरण के साथ पुनः हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने उल्टे क्रम से शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास एक 36 और
336 और 54 की संख्या दी हुई है। आप दोनों का मसप अगर ज्ञात करना चाहें और लसप ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 336, इसको अगर मैं इसके गुणनखंड निकालूंगा, अभाज्य संख्या के गुणनखंड इस संख्या के, तो कितना आएगा बच्चों? 1, 6, 8। फिर आप 2 से करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 8, 4। फिर आप 2 से करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 4, 2। फिर बच्चों 2 से करेंगे, कितना आएगा? 21। और फिर 21 को आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? आखिरी में 7। तो इसका मतलब 336 के जो हमारे गुणनखंड बने, इसको अगर मैं ए मानूंगा और इसको बी, तो इसका गुणनखंड क्या बना बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 7। आप कह सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। अब हम दूसरी संख्या 54 लेते हैं। अगर हम 54 का गुणनखंड कर लें बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? यह संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है बच्चों, 27 आएगा। फिर आप इसको 3 से विभाजित करिए, 9 आएगा। फिर 3 से करिए, फिर 3 आएगा, और फिर 3 से करिए, 1 आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 2 गुणे 3 की घात 3। अब बच्चों आप देखिए, इस संख्या में भी 2 है और इस संख्या में भी 2 है। जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम इसके HCF की बात करेंगे तो हम उभयनिष्ठ जो संख्या दोनों में ही आई है उनकी छोटी से छोटी घात को लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए बच्चों, यहां पर उभयनिष्ठ कौन है? 2 है, और इसमें भी 2 है, लेकिन यहां 2 की अधिक न्यूनतम घात कितनी है? 4, और यहां कितनी है? 1। हमें दोनों में सबसे छोटी घात को लेना है, तो कितनी बार? 1 बार। ये 2 ले लिया, और इसी तरह 3 की भी हम एक छोटी घात लेंगे, ये हमारा HCF हो गया। और LCM अगर आप लेंगे तो इसकी सबसे बड़ी घात को ले लेंगे, और सबसे बड़ी घात बेटा कितनी है? 2 की सबसे बड़ी घात 4 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, और आखिरी में एक 7 है, और ये इसका LCM हो जाएगा। तो बच्चों इन तरह के प्रश्नों का खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए। इन प्रश्नों के अभ्यास के पश्चात जब हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे, अगले भाग के साथ मिलेंगे, तो उसमें बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा होगी, और उन प्रश्नों को बोर्ड में आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप उनकी तैयारी के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से हल करिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।